तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर हम 2013 का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं भाई। और भाई जानते हो 2013 में बिहार बोर्ड ने मात्र 10 ऑब्जेक्टिव पूछा था। उस समय क्वेश्चन का पैटर्न ही कुछ अलग हुआ करता था। ठीक है, तो चलो करते हैं एक एक करके सॉल्व सारे क्वेश्चन को। तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे। और नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? यहाँ पे आपको एक लेंस दिखाया गया है, इस लेंस द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4। ये लेंस चार अलग अलग मटेरियल से बना है ना जी। तो इस लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। तो देखो, बढ़िया से हम एक फिगर बना देते हैं बाबू। ये फिगर में आपको उत्तल लेंस है। फिगर में बाबू आपको उत्तल लेंस है, और जानते हो ये उत्तल लेंस चार अलग अलग मटेरियल से बना है। इधर वाले मटेरियल का अपवर्तनांक है भाई म्यू 1। फिर इधर वाले मटेरियल का अपवर्तनांक है, देखो भाई, म्यू 4। अलग अलग है म्यू 4। थोड़ा अलग रंग यूज कर ले भाई। इधर का अपवर्तनांक तुमको दिया है म्यू 3, देख लीजिए फिगर में भी म्यू 3। एंड एक अलग और रंग ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको इसको एक रंग कर दिए म्यू 1 म्यू 4। तो घबराइएगा नहीं कि सर क्यों ऐसा कर दिए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना जी। इट्स योर म्यू 2। तो भाई म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4, चलो इसमें दो रंग भर देते हैं, मज़ा आ जाएगा ना जी। चलो, तो भाई म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 अपवर्तनांक के चार डिफरेंट, यानी चार अलग अलग मटेरियल से ये हमारा लेंस बना हुआ है। अब इसके प्रधान अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर बाबू, एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है, और इस वस्तु ओ का इस लेंस में कितना इमेज बनेगा। बाबू हम लोग आज से पहले जो भी लेंस देखते थे वो एक ही पदार्थ का बना होता था, खाली कांच का ना जी। खाली कांच का बना होता था तो कितने प्रतिबिंब बनते थे? एगो बनता था। लेकिन यहाँ पे भाई ये तो डरा दिया हमको कि ये लेंस बाबू चार अलग अलग मटेरियल से बना है, तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। कोई टेंशन नहीं है, देखो ना, लेंस के ऊपर वाले हाफ पार्ट पर विचार करो, अपर हाफ पार्ट, ऊपर वाले हाफ पार्ट, और लेंस के लोअर हाफ पार्ट पर विचार करो। और एक्चुअली तुम तो जानते हो भाई कि लेंस में प्रतिबिंब क्यों बनता है। अपवर्तन के चलते लेंस के बाबू दोनों सतहों पर अपवर्तन होता है, अपवर्तन के चलते इमेज बनता है। और अपवर्तन कितने टाइप से होगा ये देख लो, बस तुम्हारा आंसर मिल जाएगा भाई। देखो, एक बात बताओ, इस वस्तु ओ से बाबू, इस वस्तु ओ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी और लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से से गुजरेगी। बाबू इस वस्तु से किरण निकली और लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से से गुजरी, तो उसको म्यू 1 से भी गुजरना पड़ा और म्यू 2 से भी, सॉरी, तो उसको म्यू 1 से भी गुजरना पड़ा और म्यू 3 से भी गुजरना पड़ा, और फाइनल इमेज कहाँ बना? I1 पर। तो लेंस के ऊपर वाले हिस्से से बाबू, लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से से जो प्रकाश गुजरेगा तो उसको म्यू 1 और म्यू 3 दोनों से गुजरना पड़ेगा। तो दोनों माध्यमों से अपवर्तन होगा, म्यू 1 और म्यू 3 दोनों से अपवर्तन होगा, तो इमेज बनेगा I1 पर। अब हम लेंस के कोई भी मतलब अगर हम लेंस के ऊपर वाले हिस्से में कोई भी किरण गुजारे, ये वाली भी किरण गुजारेंगे बाबू, तो उसको भी म्यू 1 और म्यू 3 से गुजरना पड़ेगा, तो वो यहीं पे मिलेगा, I1 पर इमेज बनेगा। बाबू लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से से जो भी किरण गुजरेगी, जो भी किरण गुजरेगी, सभी के सभी किरण बाबू I1 पर इमेज बनाएगी ना जी। तो जो भी किरण बाबू लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से, जो भी किरण बाबू लेंस के ऊपर वाले आधे हिस्से से गुजरेगी, उसको म्यू 1 और म्यू 3 दोनों से गुजरना होगा, तो दोनों से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे एक टाइप का अपवर्तन हुआ, म्यू 1 और म्यू 3 वाला अपवर्तन से इमेज बनेगा I1 पर। बहुत अच्छा। वही बात करते हैं बाबू, अगर हम लेंस के निचले आधे हिस्से की बात करें। लेंस के निचले आधा हिस्सा बाबू म्यू 2 और म्यू 4 से बना है, म्यू 2 और म्यू 4 से बना है।
तो लेंस के निचले आधे हिस्से से जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी, इस वस्तु ओ से किरण चली, निचले आधे हिस्से से गुजरेगी तो उसको म्यू 2 से भी जाना होगा, म्यू 4 से भी जाना होगा, और तब बाद में इमेज बनेगा I2 पर। जो भी किरण बाबू लेंस के निचले हिस्से से गुजरेगी तो उसमें जो जाना होगा म्यू 2 और म्यू 4 दोनों से जाना होगा, तो वहाँ पे अलग टाइप का रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, अलग टाइप का अपवर्तन देखने को मिल रहा है, तो जिससे लेंस के निचले हिस्से से जो भी किरण गुजरेगी उनको म्यू 2 और म्यू 4 दोनों से गुजरना पड़ेगा, जिसके कारण अलग तरह का अपवर्तन होगा और उसके कारण लेंस के निचले हिस्से के कारण इमेज I2 पर बनेगा। तो वो ऊपरी हिस्से के कारण लेंस के ऊपरी हिस्से से, लेंस के ऊपरी आधे हिस्से से जो भी किरण जाएगी बाबू उसको म्यू 1 म्यू 3 से गुजरना पड़ेगा, जिसके कारण एक इमेज बनेगा I1 पर। और वो लेंस के निचले आधे हिस्से से जो भी किरण गुजरेगी उसको म्यू 2 और म्यू 4 से गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ पे अलग तरह से अपवर्तन होगा और दूसरा इमेज बनेगा I2 पर। डैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल इमेजेज, यहाँ पे इमेज की टोटल संख्या लेंस की वजह से 2 होगी। तो कितने इमेज बनेंगे भाई हमारे? 2 इमेज बनेंगे। बहुत अच्छा। थोड़ा भाई अब इसको मिटा देते हैं। समझ में आया ना? 2 इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज विल बी 2। चलिए अच्छा है। तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है ना भाई? ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो एकदम समझिए हर्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आपका आधा नंबर तो इसी तरह आ रहा है। चलो भाई अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बाबू छोटी छोटी 64 बूंदें हैं, ये छोटी छोटी 64 समरूप बूंदें हैं, और जिनमें हर एक छोटे बूंद की धारिता, हर छोटे इस छोटे बूंद की धारिता, धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता, हर छोटे बूंद की धारिता C1 5 माइक्रोफैराड है। और वो बूंदों की संख्या, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स कितनी है? 64। भाई देखो, रंग बदल दे बढ़िया लगेगा। भाई कह रहा है कि छोटी छोटी 64 समरूप बूंदें हैं, छोटी छोटी नंबर ऑफ बूंदें कितनी है? 64। छोटी छोटी 64 समरूप बूंदें हैं जिनमें बाबू 64 छोटी छोटी बूंदों की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। C1 कैपेसिटेंस C1 5 माइक्रोफैराड है। बाबू इन 64 बूंद को मिला करके, 64 छोटी छोटी समरूप बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो इस बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, यानी इसके आवेश धारण करने की क्षमता क्या होगी? बाबू छोटे बूंद की धारिता C1 है और छोटी छोटी सभी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की जो धारिता C2 होती है, इसका सूत्र है बाबू एन छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाया जाए, एन छोटी छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाए तो बड़ी बूंद की धारिता C2 का सूत्र होता है C2 बराबर n के पावर 1/3 C1। बड़े बूंद की धारिता C2 बराबर होता है n के पावर 1/3 C1। तो n कितना है? n है बूंदों की संख्या, n है बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या n कितनी है बाबू? 64, 64 के पावर 1/3, और C1 छोटे बूंद की धारिता C1 कितना है भाई? C1 यहाँ देखो 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। भाई 64, 64 मतलब 4 का क्यू हो, 4 का क्यू हो गया, 1/3 पावर वाह ये है 64 मतलब 4 का क्यू 1/3 इंटू 5 माइक्रोफैराड। बाबू ये 3 पावर तो कट जाएगा, 4 5 20, डैट मीन्स 20 माइक्रोफैराड। योर राइट ऑप्शन 20 माइक्रोफैराड। ओके, अच्छी बात है। तो भाई पता चल गया कि छोटे छोटे बूंद की धारिता बाबू 5 माइक्रोफैराड थी, 64 बूंद मिलके बड़ा बूंद बनाएगा तो बड़े बूंद की धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड। बाबू यही याद रखिएगा फॉर्मूला, कि बड़ा बूंद जब बनता है ना तो बड़े वाले बूंद की धारिता C2 जो होती है वो n के पावर 1/3 C1 होती है। 20 माइक्रोफैराड। योर राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज C 20 माइक्रोफैराड। भाई यहाँ पे हम बता दें आपको, हमारे यहाँ इस 2 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस 2 फरवरी से न्यू 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी कोई जान लें और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से कह दें। ओके, चलो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड बनाएंगे बट थोड़ा सा भी मिटा दिया जाए।
देखिए तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी तैयारी थोड़ा सा विशेष रूप से कीजिए, क्योंकि शॉर्ट पर भरोसा नहीं होता है कि शॉर्ट कहाँ से आएगा। बट हम जो आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किए शॉर्ट, उससे अधिक कहीं से भी नहीं आएगा। और भाई आपसे हम बार बार कहेंगे, आप सभी कोई प्रीवियस 5-6 सालों का क्वेश्चन तो ज़रूर कर लें। अगर 5-6 सालों का क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छूट जाएगा तो जो कहो सो। ठीक है भाई, चलो चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। बाबू, ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर का मान कितना है हो, 5 ओम। कह रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध के तार से, बाबू 5 ओम का एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो है 5 ओम, 5 ओम का प्रतिरोध है। इसके सिरों के बीच बाबू विभवांतर जो लगाए हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज है 7 वोल्ट का। बाबू कह रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर 7 वोल्ट लगाया गया है, और इस प्रतिरोध से बाबू धारा बह रही है, 20 मिनट तक टाइम है बाबू, 20 मिनट। हम तो जानते कि मिनट अच्छा नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, मिनट को सेकंड में बदल देना चाहिए। 20 और मिनट को सेकंड में बदलो भाई, 60 से गुणा करो, 1200 सेकंड। तो भाई बोलो, 5 ओम का प्रतिरोध है, कलर चेंज करें, 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच 7 वोल्ट का विभवांतर लगा दिए हैं। 5 ओम का बाबू प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच 7 वोल्ट का विभवांतर लगाए हैं, और उससे 20 मिनट तक यानी 1200 सेकंड तक धारा बहे। तो कितना हीट, इससे कितना हीट पैदा होगा, ये कितना गर्म हो जाएगा, कितनी गर्मी पैदा होगी। बाबू हीटिंग इफेक्ट में सूत्र होता है, हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ोगे ना, पढ़ोगे क्या, हम पढ़ाए हुए हैं। हीटिंग इफेक्ट का सूत्र है H बराबर V²/R × T। जब किसी प्रतिरोध R से जब करंट बहता है ना, तो जो हीट पैदा होता है, उस हीट का सूत्र होता है H बराबर V²/R × T। भी यानी वोल्टेज, वोल्टेज कितना लगाया हो भाई, भी है वोल्टेज, वोल्टेज लगाया हो 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर बटा आर। रेसिस्टेंस कितना है हो, 5 ओम, 7 का स्क्वायर बटा 5 इंटू टाइम कितना है भाई, 1200 सेकंड। तो सॉल्व कर दिया जाए भाई, 5 से कट ही जाएगा, 5 दूना 10, 240 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 जीरो 20, 5 चौके 20, 240। 240 इंटू 49, 7 का स्क्वायर होता है बाबू 49 इंटू 240। करिए अब इसको गुणा, यहाँ पे कर देते हैं, तो हम बस 49 में 24 से गुणा कर देते हैं, तो 49 इंटू 24, 4×9 गुणा करो भाई, 4×9 36 के 6, 4 चौके 16, 17 18 19, 196, और 49 दूना 98 ना जी, 6, 9 8 17 का 7, 9 1 10 1 11, 1176, 1176 में एगो जीरो बता दें, 1176 जीरो, तो भाई कितना आया, इतना जूल हो जाएगा, उसमें इतना जूल हो जाएगा। और बाबू जूल में नहीं, अब तो आपको लगता है कि कैलोरी में ही आंसर है, क्योंकि आंसर आपको जूल में ना दिया है, कैलोरी में दिया है। तो उत्पन्न होने वाली उसमें 11,760 जूल हो जाएगी। कैलोरी में निकालना भाई, 11,760 बटा 4.2 कर दो, इट विल कन्वर्ट इन कैलोरी। ठीक है, तो बाबू 4.2 से भाग दीजिए, रुकिए भाग देते हैं हम भाई। अभी पॉज करके हम वीडियो को भाग दिए हैं, तो हमको नेट मिला है भाई, एकदम नेट मिला है 2800 कैलोरी। ओके, नेट 2800। योर राइट आंसर इज डी। ठीक है भाई, तो हाँ 2800 कैलोरी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई, मिटा देते हैं अब। देखिए अब क्वेश्चन है भाई अगला नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयाम मॉड्यूलन सूचकांक। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, हमेशा याद रखिएगा 0 से 1 के बीच।
बाबू आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान होता है 0 से 1 के बीच। राइट ऑप्शन सी। 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य। बाबू प्रकाश अगर निर्वात से ग्लास में घुसे, किस में घुसे हो, ग्लास में, प्रकाश निर्वात से ग्लास में घुसेगा तो ग्लास में घुसने से, कांच में घुसने से चाल कम हो जाएगा, और चाल घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगा। याद रखिएगा, एकदम आराम से याद रखिए। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है बाबू, कांच में प्रवेश करेगी, तो जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो चाल घट जाएगा। कभी भी कह रहा है कि ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रहा है तो कहाँ से, निर्वात से ही, कुछ नहीं कहे तो निर्वात से। जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की कोई किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है वह निर्वात से ग्लास के स्लैब में जाएगी तो चाल घटेगा, चाल घटने से तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तरंगदैर्घ्य घटता है, राइट ऑप्शन ए। 6ठा नंबर देखेंगे बाबू, प्रतिघात का मात्रक। तीन चीज होता है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा तीनों का मात्रक होता है ओम। तो प्रतिघात का मात्रक होता है बाबू ओम। 7 नंबर देखिए, दाशमिक संख्या पद्धति में 25 को द्विआधारी में लिखें। बाबू दाशमिक संख्या है 25, डेसिमल नंबर 25 है, उसको बाइनरी में लिखना है। क्या लिखेंगे भाई, 25 लिख दें, लगातार भाग विधि से कर दें। चलो भाई थोड़ा सा मिटा दें। बाबू 25 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 25 लिख दिए। बाबू 25 देखो तो 25 विषम है, 25 विषम है तो इसको सम बनाना पड़ता है। तो 25 में से एक घटा ही के सम बनाया जाता है, जोड़ के नहीं। 25 विषम है, 25 विषम है बाबू, तो इसमें से ये विषम है तो सम बनाओ, तो एक घटा दिए, तो एक जब घटा दिए यहाँ पे तो ये 24 हो गया। 24 हो गया तो 2 से भाग दे दो तो 12 हो गया। 12 बाबू ऑलरेडी सम है, सम में से एक को नहीं घटाना पड़ेगा। फिर 2 से भाग दे दो, 12 में 2 से भाग दोगे 6, 6 खुद सम है, 6 सम है, सम में से घटाना ही पड़ेगा 0। फिर 2 से भाग दो बाबू, तो 2 3 6, 3 जब आ गए ना, 3 विषम संख्या, विषम संख्या है तो विषम को सम बनाना पड़ता है। 3 में से एक घटा दो, तो अब 3 में से एक घट गया तो अब यहाँ 2 बचा, 2, तो 2 से भाग दे दोगे तो 1, लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो नीचे से चल जाओ, 1 1 0 0 1। तो बाबू 25 जो एक डेसिमल नंबर था जिसका बेस 10 हुआ करता था, उसी को बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में, तो 1, नीचे से ऊपर जाओ भाई, तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, एंड बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, योर राइट ऑप्शन सी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन भी कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज दृश्य भाग में पड़ती है। हम जानते हैं भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। लाइमन जो होता है बाबू ये अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी, लाइमन पराबैंगनी में पड़ती है। बामर जो होती है वो दृश्य में पड़ती है। बाकी सब बाबू पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री ये जो होता है वो आपको पड़ता है इंफ्रारेड और रक्त में। कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य यानी बामर पड़ता है बाबू, बामर सीरीज, जो राइट ऑप्शन बी। अब कहता है जी 9 नंबर, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। बाबू ए और बी के बीच तुल्य या समतुल्य धारिता क्या होगी। अच्छा ये दोनों देखो तो बाबू 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, 3 और 2 पैरेलल में है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है। ये 3 और ये 2 पैरेलल में है, 3 और 2 का 5 हो जाएगा। तो बिंदु ए तो ये रहेगा, ये वाला बिंदु ए यहाँ पे रहेगा, और 3 और 2 का डायरेक्ट जुड़ जाता है तो 3 2 का 5 माइक्रोफैराड, और बगल में कितना है हो 4, तो ये 4 माइक्रोफैराड, एंड इट्स योर बी। अब 5 और 4 किस में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 1/c सीरीज बराबर 1/c1, c1 कितना है 5 प्लस 1/c2 कितना है 4, तो 1/c सीरीज बराबर 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4 + 5 9/20, तो सी सीरीज बराबर 20/9 माइक्रोफैराड। तो हाँ जी, तो तुल्य धारिता 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। चलिए भाई ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। भाई लास्ट नंबर क्वेश्चन है
कि यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम का है तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का क्या होगा। बाबू ये एक गोला है, ये एक गोला है, इस गोले के सतह पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ये बाबू गोला है, इस गोले के सतह पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अच्छा, ये गोले के सतह पर अगर आवेश है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से रेखाएं क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू निकलेंगी। कितनी रेखाएं निकलेंगी उसी को कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं जी, जितनी रेखाएं निकलती हैं उन रेखाओं की संख्या को कहते हैं फ्लक्स। तो बताओ, एक गोले पर बाबू, एक गोले पर कितना आवेश है, एक गोले पर Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 10 माइक्रोकूलाम मतलब 10 गुणे, माइक्रो मतलब होता है, हो माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। 10 गुणे 10 कर माइनस 6 कूलाम मतलब 10 कर माइनस 5 कूलाम। एक गोले के सतह पर बाबू 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 कर माइनस 5 कूलाम का आवेश है। और इस गोले के सतह पर, इस गोले के पूरे सतह पर कितना आवेश है, 10 कर माइनस 5 कूलाम का आवेश है। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना निकलेगा फ्लक्स। फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं निकलेंगी। बाबू हम पढ़े हैं गॉस थ्योरम से कि किसी भी आवेश से निकलने वाला फ्लक्स साई बराबर होता है, साई बराबर Q बाई एप्सिलॉन जीरो। Q आवेश से निकलने वाला टोटल फ्लक्स का साई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन जीरो। Q का मान कितना है बाबू, कितना आवेश है गोले पर, 10 कर माइनस 5, तो 10 कर माइनस 5 बटा एप्सिलॉन जीरो। यहीं पे लड़के गच्चा खा जाते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या रखें। भाई एप्सिलॉन जीरो का मान आप 8 गुणा 10 कर माइनस 12 मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे 36 पाई के रूप में देख रहे हैं ना, 36 पाई के रूप में दिया है। अरे भाई ये जो 36 पाई के रूप में आंसर दिया है वो, तो Q का मान तो रख दिया 10 कर माइनस 5 कूलाम, लेकिन एप्सिलॉन जीरो का एक और मान होता है 8 गुणा 10 कर माइनस 12 भी होता है, और एक और मान होता है 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 भी होता है ना जी। तो बोलिए फ्लक्स का क्या होगा। 36 पाई सबसे नीचे है तो ऊपर जाएगा, 36 पाई गुणे 10 कर माइनस 9 है, ऊपर जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 10 के पावर 4। ठीक है, 36 पाई गुणे 10 कर 4। और बाबू फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है। ठीक, तो 36 पाई गुणा 10 कर 4, तो 36 पाई गुणा 10 कर 4 आपका राइट ऑप्शन कहाँ है भाई। यस डेफिनेटली 36 पाई गुणा 10 कर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। योर राइट ऑप्शन इन दिस आंसर इज ए। ओके, ठीक है भाई, तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।